अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और खैर खैरियत से होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे तगड़े तरीके से। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया। हमने देखा कि वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए होता है। फिर हमने ये बात करी कि चूंकि इनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन की नीड होती है, इसलिए ये ऑर्डिनरी स्केलर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसके अपने रूल्स हैं। फिर हमने पूरे ज्योमेट्रिकल रूल्स पढ़े, एनालिटिकल रूल्स पढ़े, जिसमें हेड टू टेल था, पॉलीगॉन रूल था, ट्राइंगल रूल था, पैरेललोग्राम था। एनालिटिकल के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन था। सिमिलरली वो था लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। फिर हमने देखा कि जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। हमने देखा कि वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में या तो स्केलर आता है या आंसर में वेक्टर आता है। तो अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में स्केलर आ रहा हो तो ऐसे प्रोडक्ट को जनाब हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके। आज की क्लास में एक तरह से हमारा वेक्टर्स का आखिरी टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में खुद एक और वेक्टर आ जाए, तो ऐसा कैसे होता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या न्यूमेरिकल्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जनाब इस सब चीज़ों का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर की हेडिंग लगा लो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सब हेडिंग क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से वही बात करूंगा, वीडियो को कोशिश करना एक गो में देखो, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे पूरे हो जाएंगे। और आप किसी भी बोर्ड की किताब उठा के पढ़ोगे तो उम्मीद है आपको वो किताब में लिखी हुई चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको लग रहा हो कि ये किताब फ्रेंच में लिखी है या चीनी ज़बान में लिखी है जो हमें समझ में नहीं आ रही। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, इसको मैंने किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में भी एक अदद क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भैया, तो जनाब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, मान लो एक वेक्टर ए है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर बी से और आंसर में जो चीज आ रही है वो भी एक अदद क्या है बेटे, वेक्टर है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आंसर में स्केलर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब ये चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि वेक्टर आ रहा है तो और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, दरमियान में क्रॉस लगा के, ए क्रॉस बी इक्वल्स सी। ए पहला वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, बी दूसरा वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और सी इन दोनों का क्रॉस करने के नतीजे में जो आंसर आ रहा है। ठीक है भैया। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये तो समझ में आ गया कि जनाब जो डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था ना, डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से था, ए डॉट बी इक्वल सी। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो बच्चे इसमें क्या फर्क है। ये जो था ना आपके पास भाई साहब, ये एक स्केलर था, ये वेक्टर नहीं था जो यहां आंसर आ रहा था। ये एक अदद क्या है, वेक्टर है। सर ये तो समझ में आ गया, डेफिनेशन का रट्टा हमने भी लगा लिया। और कुछ बताएं, इसमें जो है ना जनाब सिर्फ और सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अदद नंबर होगा। ये हैशटैग नहीं है भाई, ये नंबर है, एक नंबर होगा। वेक्टर के पास ना दो चीजें होती हैं, क्या क्या भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि यहां जो चीज आ रही होगी इसके पास नंबर भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। हमें ये बात पता है, जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक हमारे पास जेड एक्सिस होता है। जब कभी भी ओरिजिन से एक्स की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट इंडिकेट करनी होती है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। इसी तरह अगर वाई की डायरेक्शन में मूवमेंट इंडिकेट करनी होती है, क्या होता है इसका, जे कैप। सिमिलरली जेड के डायरेक्शन में मूवमेंट इंडिकेट करनी होती है, क्या होता है, के कैप। गोया के जब कभी भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो जो आंसर आएगा
उस आंसर में नंबर के साथ डायरेक्शन होगी, यानी कि आई कैप होगा, जे कैप होगा, के कैप होगा। सर क्या तीनों होंगे? कोई लाजमी नहीं है, हो सकता है सिर्फ आई, जे या के हो, सिर्फ एक हो, कोई हो सकता है कोई से दो हो, आई के साथ जे, आई के साथ के, या जे के साथ के, हो सकता है तीनों हो। बताने का मकसद यह है, टू कट इट शॉर्ट, इसका जो आंसर आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, वो एक अदद क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड बोले तो नंबर, डायरेक्शन बोले तो आई कैप, जे कैप और के कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या था? आपने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, आंसर में एक अदद स्केलर आ रहा था, नंबर आ रहा था, मैग्नीट्यूड आ रहा था, डायरेक्शन कोई नहीं था। यह बात हमने बहुत तफसील से देखी थी। क्लियर हो गया? चलो अभी तक हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अगेन अ वेक्टर। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर में तीसरा भी क्या आ रहा है? वेक्टर। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। और वो इंडिकेट कैसे किया जाता है? वो इंडिकेट किया जाता है बाय प्लेसिंग अ क्रॉस इन बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड। आप क्रॉस प्लेस करते हो उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि इनका आंसर क्या होगा? वेक्टर। यहां देखो, यहां आप क्या कर रहे थे? एक डॉट प्लेस कर रहे थे उनके दरमियान में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि इनका आंसर एक अदद स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। क्लियर है? चलो पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसकी एग्जांपल भी बताता हूं। जैसे इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी वैसे इसकी एग्जांपल भी है। देखो अब जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ए क्रॉस बी की, दैट इज ए क्रॉस बी इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा एन कैप। बाज़ जगहों पे ये एन कैप की जगह पे यू कैप भी लिखा होता है, परेशान नहीं होना, हम खुद इसका मतलब अभी डिफाइन कर लेंगे। तो फिर वो एन कैप लिखा हो या यू कैप लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? ऐसे समझ लो कि मैंने अपने घर में एक बिल्ली पाली हुई है। अब मैं उस बिल्ली को टॉमी बुलाऊं या मैं उस बिल्ली को कोई और नाम दे दूं? वो तो मेरी बिल्ली है ना भाई, मुझे पता है ना वो बिल्ली है, बस कहानी खत्म। तो इसको मैं एन कैप कहूं या यू कैप कहूं, सिर्फ लिखने का ही फर्क है, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट समझना है हमें। ये क्या लिखा है? ये लिखा है वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर बी। वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ। क्या मतलब? क्रॉस प्रोडक्ट ये चीज शो कर रहा है कि ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो इटसेल्फ एक अदद क्या है? वेक्टर। यानी कि ये फॉर्मूले में लिखा है ना ए बी साइन थीटा एन कैप, इसका मतलब ये एक पूरी चीज एक अदद क्या हो गई? वेक्टर। और वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें। कौन कौन सी भाई साहब? एक होता है मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? डायरेक्शन। हमें पता है ये बात। अच्छा अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें बताइए कि डायरेक्शन क्या है या डायरेक्शन कहां है, तो हमें ये बात पता है कि अगर किसी भी चीज के ऊपर ऐसे कैप या इसको हम हेड भी कहते हैं, कैप या हेड लगी हुई हो, मतलब ये चीज किसकी इंडिकेशन करता है? यूनिट वेक्टर की। बिल्कुल स्टार्ट के वेक्टर के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं 1 घंटा तफसील से बहस की थी। और पूरे फिजिक्स में जो आपके कोर्स में है ना 11-12 के कोर्स में, उसमें जितने तरह के यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल थे मैंने सब निकालना सिखा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा हुआ सिंपल यूट्यूब पर जाके लिखना यूनिट वेक्टर्स बाय बिलाल जिया, मिल जाएगा आपको। ठीक है, खैर जिसके ऊपर भी इस तरह कैप या हेड आ रहा हो वो चीज क्या होती है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। किसकी डायरेक्शन बताना? किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताना। चलो देखते हैं हम जरा। इसका मतलब ये जो भाई साहब हमारे पास एन कैप है, ये एन कैप तो क्या हो गया जनाब? ये एन कैप हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है भैया डायरेक्शन बताना। ये किसका डायरेक्शन बताएगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ए का डायरेक्शन बताएगा? बिल्कुल नहीं। ए का डायरेक्शन कौन बताएगा? ए कैप। बी का डायरेक्शन कौन बताएगा? बी कैप। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। पढ़ चुके हैं ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप जो ए की डायरेक्शन बताएगा वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आ जाएगा। बी कैप जो बी का डायरेक्शन बताएगा वो कैसे आएगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एन कैप भी तो यूनिट वेक्टर है, ये क्या बता रहा है? तो आप देखो ये किस फॉर्मूले में आ रहा है? ये ए क्रॉस बी की इक्वेशन में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन भी किसकी बताएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। क्या मतलब सर? अभी भी समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो भाई ए कोई वेक्टर था सर। बी कोई वेक्टर था? बिल्कुल था सर। जब आपने ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया,
तो आंसर में क्या आ रहा है सर, एक और वेक्टर आ रहा है। लेट्स से उस वेक्टर का नाम सी है। क्या नाम है उसका, सी वेक्टर है। मान लीजिए उस वेक्टर का नाम क्या है, सी है। तो ये इस सी की डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। भैया इस चीज को लिख लेना, इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे अभी आगे हमारे। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा ना किताब पढ़ने में उतना जेन्युइन मजा आएगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं? इसलिए ये नहीं देखा करो कि लेक्चर बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। 1 घंटे का लेक्चर उस आपके रट्टे से बहुत बेहतर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चल रहा। ठीक है, खैर ए और बी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर में सी वेक्टर आ रहा है। तो ये जो एन कैप है या यहां यू कैप भी लिखा हो सकता है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी का, या मैं कह सकता हूं डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की। समझ आ गई बात की हमें। ए बी साइन थीटा ये क्या चीज है, क्या मैं कह सकता हूं भाई वेक्टर के बाद 2 ही चीजें होती हैं, क्या क्या, एक होता है जनाब मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है डायरेक्शन। तो अगर आपको यह पता चल गया कि एन कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है तो पीछे एक ही चीज बच गई और वो क्या है, मैग्नीट्यूड। यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है, ए बी साइन थीटा। क्लियर है? अब जल्दी जल्दी जो चीजें हमने पढ़ ली है ना उसको रिवाइज कर लो, इसी बोर्ड पे देखते हुए जो कुछ पढ़ा हुआ है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक अदद वेक्टर आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं कि आंसर में वेक्टर आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसको इंडिकेट कैसे करते हो, बाय प्लेसिंग अ क्रॉस इन बिटवीन। अच्छा सर ये क्या बनाते हैं फिर आप, अजीबो गरीब सी चीज। बेटे ये स्टेरिक साइन है। जब आप वेक्टर की कोई भी अच्छी किताब पढ़ोगे ना, तो जब भी वो वेक्टर के हवाले से कोई जर्नल बात करेगा तो वह स्टेरिक लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट उसने कहना है तो वो डॉट लगाएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट बताना है तो वो क्रॉस लगाएगा, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, आंसर वेक्टर भी हो सकता है और आंसर स्केलर भी हो सकता है। तो जब वो जनरल बात कर रहा है कि वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्टेरिक लगाएगा कि ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है। वी आर नॉट स्पेसिफाइंग कि आंसर क्या आ रहा है। हाँ, क्रॉस लगा दिया तो स्पेसिफाई हो गया कि आंसर वेक्टर है, डॉट लगा दिया तो स्पेसिफाई हो गया कि आंसर क्या है, वेक्टर है। क्लियर? तो ए क्रॉस बी इक्वल सी हो गया। ठीक है, फिर हमने ये चीज देखा कि जनाब इसका मैथमेटिकल आंसर क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप या यू कैप। इसमें एन कैप यूनिट वेक्टर है जिसका काम ए क्रॉस बी का या ए का बी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका डायरेक्शन बताना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये बताता है, बाकी ए बी साइन थीटा क्या बताता है, इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है। ए से मुराद है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए से क्या मुराद है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी से क्या मुराद है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान में बनने वाला एंगल। थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान में बनने वाला एंगल। अब मैं उम्मीद करूंगा एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो भाई, ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, तो ये जो थीटा है ना, इस थीटा को हम कहते हैं म्यूचुअल एंगल या टेल टू टेल एंगल। टेल TAIL, दुम, टेल टू टेल एंगल। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे दोनों वेक्टर की क्या मिल रही है, टेल मिल रही है। सर हमेशा टेल ही तो मिलती है? नहीं मिलती हमेशा टेल। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे वेक्टर बी का हेड आ रहा हो और ए का भी हेड आ रहा हो, तो उसे हेड टू हेड एंगल कहते थे। और हमने ये बात पढ़ चुके हैं कि हेड टू हेड एंगल और टेल टू टेल एंगल बराबर होता है। तो अगर हेड टू हेड भी बन रहा होता, टेंशन नहीं थी, वही टेल टू टेल होगा। सर तो फिर आपने क्यों बताया? हाँ, क्योंकि जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वहां मसला है। अगर बी का हेड आ रहा है और ए का टेल आ रहा है, या ए का हेड आ रहा है बी का टेल आ रहा है, मतलब ऐसा कोई सीन है, मतलब मान लो ऐसे ए का हेड, ए का टेल आ रहा है यहां और बी का हेड आ रहा है। अब ये जो एंगल है ना, ये म्यूचुअल एंगल नहीं है, ये कहलाएगा हेड टू टेल एंगल। यहां से टेल टू टेल एंगल कैसे निकालते थे, 180 डिग्री में से माइनस करते थे ये हेड टू टेल एंगल, तब जाके क्या मिलता था, टेल टू टेल एंगल। ये पूरी ज्योमेट्री मैंने सिखाई थी पीछे डॉट प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। क्लियर है? चलो आगे देखो बहरहाल, टेल टू टेल एंगल। तो ये क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में आने वाला रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, म्यूचुअल एंगल, टेल टू टेल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये क्या है, डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर सी का, या डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी का। यहां तक की हमें बातें सारी क्लियर है, समझ में आती हैं। सर अब इसके फॉर्मूले में साइन थीटा क्यों आता है,
डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा आता था। तो अगर आपको याद होगा मैंने डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया प्रोजेक्शन के अंदर कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही क्यों आता है, साइन थीटा क्यों नहीं आता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें साइन थीटा क्यों आता है। बाकी मेरी बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कोई रट्टा नहीं है। सही है भैया, इतनी चीजें कॉपी कर लो। और ये क्या बताया था, ये बताया था कि जब कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे जो आंसर में आएगा ना, उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन यही चीज होती है, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि यही बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैंगे। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलें। चलो भैया आगे चलें। अब हमें एक बेसिक सी चीज जो समझ में आती है वो ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है भैया, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि हमें पता है जो हमारा ए बी साइन थीटा है वो बेसिकली ए क्रॉस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही है ना भाई, ए क्रॉस बी का ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। तो पहला फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा। चाहिए भैया। और जो डायरेक्शन का फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो एन कैप विल बी इक्वल टू, देखो भाई इसी इक्वेशन से ये पूरी चीज यहां पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मॉड। ये दो चीजें भाई, ये चीज क्या बता रही है, दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है आपको। ठीक है, और अगर आपको याद होगा ना, ये देखो ये एन कैप क्या है, ये एन कैप आपके पास है एक अदर यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला हमने अभी पीछे ताजा ताजा पढ़ा था इसी लेक्चर के स्टार्ट में। मैंने आपको बताया था ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और अगर आपको अपनी बेसिक्स याद है तो यूनिट वेक्टर का जनरल फॉर्मूला होता यही है कि आप किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका यूनिट वेक्टर। अब जरा यहां देखना, ए क्रॉस बी ऊपर क्या है, वेक्टर, नीचे उसी वेक्टर का क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है आपको, यूनिट वेक्टर। क्लियर है भैया। अच्छा, ये थीटा हमारे पास था म्यूचुअल एंगल, और जिस तरह डॉट प्रोडक्ट ने बताया था ये जो आपका थीटा होता है ये लाई करेगा बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो थीटा आपने कंसीडर करना होता है वो कौन सा कंसीडर करना होता है, स्मॉलर एंगल कंसीडर करना होता है। क्या मतलब, मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, तो यहां दो थीटा बन रहे होंगे, एक थीटा ये बन रहा होगा, इसको थीटा 1 कह दिया, एक थीटा ये बन रहा होगा, इसको थीटा 2 कह दिया। आप कभी भी देखोगे तो दो वेक्टर के दरमियान में हमेशा आप नोट करोगे दो एंगल्स बनेंगे, एक बड़ा एंगल और एक छोटा एंगल। तो आपने हमेशा कौन सा कंसीडर करना है, स्मॉलर एंगल। तो वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा जो है ना 360 डिग्री है। पूरा कितना है, 360 डिग्री। पूरा कितना है, 360 डिग्री। क्लियर है, 360 डिग्री के अंदर देखो इधर पूरा कितना है, 360 डिग्री। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे। ये वाहिद केस है जिसके अंदर दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये वाहिद केस है जिसके अंदर ये एंगल भी 180 और ये एंगल भी क्या है, 180। यानी कि अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल लाई कर रहे हैं, इस केस में आप 180 ले लोगे। इसके अलावा कोई भी केस होगा, मान लो एक वेक्टर ऐसे आ गया, कैसे आ गया, तो एक एंगल बड़ा बनेगा और एक एंगल, इस केस के अलावा कोई भी केस होगा तो एक एंगल बड़ा बन रहा होगा और एक एंगल छोटा बन रहा होगा। आपने हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है। यहां पे पॉइंट समझ आ गया। यही चीज हमने डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्कस की थी अच्छे तरीके से। अब हमारे पास ये तो हमें समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी के नतीजे में जो आंसर आता है वो एक अदद वेक्टर होता है, और हमें यह भी पता चल गया कि उस वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। मैथमेटिकली उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एन कैप होता है, और वो निकालने का जो तरीका होता है वो भी हमने देख लिया, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अभी भी ना कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है, मजा नहीं आ रहा। चलो अब जरा समझते हैं, मजा लेकर आते हैं। ये मान लो मेरे पास वेक्टर ए है, ये मान लो मेरे पास वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ मुझे। सवाल समझ में आ रहा है?
क्या मालूम करना है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहां है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किस जगह पे, वो मालूम करना है। अभी करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई, ए क्रॉस बी का मतलब जो भी ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट है ना, इसका डायरेक्शन बताना है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है राइट हैंड रूल। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, आपने अपना जो सीधा हाथ है ना, अपना सीधा हाथ ना बच्चे सब हिला के देख लेना एक बार, क्योंकि अक्सर जब हम लोग ये ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया करते थे ना, आज से कुछ टाइम पहले तक, तो सीधा हाथ राइट हैंड रूल पढ़ाते थे, तो कोई ना कोई बेचारा बच्चा ना लेफ्ट हैंड लेके बैठा होता था। फिर वो बेचारा परेशान होता था कि सर आंसर उल्टा आ रहा है। तो बेटे आंसर तो उल्टा आएगा क्योंकि तुमने हाथ उल्टा लिया हुआ है। तो ऐसा उल्टा काम नहीं करो, सीधा हाथ एक बार देख लो अपना, ठीक है। आपका जो सीधा हाथ है उसको आपने पहले वेक्टर पे रखना है। पहला वेक्टर कौन सा है? जो इनमें पहले लिखा हुआ है। पहले कौन लिखा है? ए लिखा है, बी लिखा है, तो पहले ए लिखा है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्लियर है? पहले कौन लिखा है? ए लिखा है। आपने अपना सीधा हाथ ए पे रखना है। ये रखा आपने अपना सीधा हाथ ए पे। अब सीधे हाथ को ए पे रखने का क्या तरीका होना चाहिए कि जो फिंगर्स है ना, ये उंगलियां, दे शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये कहां पॉइंट कर रही हूं? ए की डायरेक्शन में। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आप ऐसे हाथ रखोगे या आप हाथ ऐसे रखोगे। पॉइंट समझ आ रहा है? या ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे। क्लियर है? सर ऐसे भी तो रख सकते हैं। नहीं रख सकते, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं रख सकते। सर ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, अभी पता चल जाएगा। या तो ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई हाथ को आपने रोटेट भी करना है, फिंगर्स को बंद करना है। अभी देखते चलते हैं। देखो, पहला स्टेप, आपने अपने सीधे हाथ को इस तरह रखा कि जो फिंगर्स हैं दे आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया। दूसरा असूल क्या है? आपने अपनी उंगलियों को बंद करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। ये दूसरा असूल है। आपने अपनी उंगलियों को कहां बंद करना है? दूसरे वेक्टर की तरफ। देखो, अगर आप ऐसे रखते हो तो फिंगर्स नीचे बंद हो रही हैं, हाँ या ना? नीचे बंद हो रही हैं। क्या नीचे आपका दूसरा वेक्टर है? नहीं है। ये वाली हरकत नहीं करनी है, ये वाला काम नहीं करना, जबरदस्ती यहां से बंद नहीं करना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना, ये ओलंपिक नहीं चल रहा है यहां पे। तो नीचे की तरफ बंद हो रही है नेचुरली, जहां मतलब जहां कुदरती तौर पे बंद हो रही है ना, वहीं करनी है। उंगलियां तोड़नी नहीं है कहीं भी ले आके, ठीक है? तो ये ऐसे नीचे बंद हो रही है नेचुरली, तो नीचे दूसरा वेक्टर नहीं है। इसका मतलब हाथ ऐसे रखा, ऐसे बंद किया। अब ये थंब कहां पॉइंट कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन। थंब कहां पॉइंट कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है? थंब कहां पॉइंट कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो कहां लाई कर रहा है? वेक्टर आपका आउटसाइड द प्लेन। मतलब मान लो ए क्रॉस बी का आंसर आ रहा है सी, तो सी कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन। ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है जिसपे ए और बी लाई कर रहा है, तो ये कहां लाई कर रहा है इसका आंसर? आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड के लिए हम यहां पे शो करते हैं डॉट से। किससे शो करते हैं? डॉट से। क्लियर है? चलो दोबारा देखो, अब जरा वापसी में यहां पे ए क्रॉस बी बना रहा हूं, सॉरी ए और बी बना रहा हूं, गौर से देखना। अब मुझे डायरेक्शन निकालना है किसका? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है। किसका निकालना है? बी क्रॉस ए का। राइट हैंड रूल में अगर किसी का भी मसला है भाई, फिर से समझा रहा हूं, गौर से देखो। सीधा हाथ, पहला स्टेप, आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखना है। पहला वेक्टर वो है जो यहां पहले लिखा हुआ है, भले वो अंग्रेजी में पहले आता हो या नहीं आता हो। अगर यहां Z क्रॉस ए लिखा हुआ है, Z फॉर जू, Z क्रॉस ए लिखा हुआ है, तो भी Z पहला वेक्टर होगा, A दूसरा वेक्टर होगा, ठीक है? अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स पढ़ रहे। तो पहला सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, इस तरह से कि फिंगर्स उसकी डायरेक्शन के अलोंग हो। तो या तो ऐसे रखा जाएगा हाथ, या ऐसे रखा जाएगा। अगर ऐसे रखता हूं, दूसरा असूल फेल हो जाएगा। दूसरा असूल क्या है? आपने अपनी फिंगर्स को बंद करना है दूसरे की तरफ। अब क्या यहां दूसरा वेक्टर है? नहीं है। इसका मतलब ऐसे रखा और यहां बंद किया। थंब कहां जा रहा है? इनसाइड द बोर्ड। थंब कहां जा रहा है? इनसाइड द बोर्ड। इनसाइड के लिए हम क्रॉस शो करते हैं। इसका मतलब बी क्रॉस ए वाला वेक्टर कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द प्लेन। बी क्रॉस ए कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द प्लेन। क्लियर है भैया? बी क्रॉस ए कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द प्लेन। अब जरा गौर से समझना बात को। अब जरा बात को अच्छे से समझना ताकि मैं चीजों को मुकम्मल करा सकूं। हमें एक बात यह समझ में आ गई कि जब कभी भी आप ए और बी वेक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में एक अदद वेक्टर आएगा। उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल से, या राइट हैंड टर्निंग रूल से, या राइट हैंड रूल से।
असूल क्या है, आपने अपना सीधा हाथ पहले वेक्टर पे रखा और फिंगर्स को बंद किया दूसरे की तरफ, तो जो थंब है वो थंब हमेशा बताएगा आपके ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जनाब वाला, अगर ये मान लो मेरा प्लेन है, ये जो हमारी किताब है फेडरल की, केपीके बोर्ड वाली किताब फेडरल में चलती है, इसके ऊपर मान लो अगर ऐसे मेरे पास, गौर से समझना बात को, बड़े अबे कहाँ चला गया, ऐसे मतलब कीमती बात आ रही है, कीमती बात, ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मान लो ये मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो ये मेरे पास इसके ऊपर दो वेक्टर हैं, ऐसे ये देखो दो वेक्टर हैं, नजर आ रहे हैं ऐसे रखे हुए, एक रेड वेक्टर है और एक ग्रीन वेक्टर है। अगर मैं रेड क्रॉस ग्रीन करता हूं तो रेड पे हाथ रखूंगा, ग्रीन की तरफ जाऊंगा, थंब कहां आ रही है, अपवर्ड। अगर मैं ग्रीन क्रॉस रेड करता हूं तो ग्रीन पे हाथ रखूंगा सीधा हाथ और रेड की तरफ जाऊंगा, थंब कहां आ रही है, डाउनवर्ड। ये प्लेन है मेरा। अब जरा समझना, मान लो पहले थंब कहां जा रही थी, अपवर्ड, ये ब्लू जो है ना वो इनका रिजल्टेंट है, थंब कहां जा रही थी, अपवर्ड। दूसरे केस में थंब कहां जा रही है, डाउनवर्ड। आप दोनों केस में नोट करो जो आपका ए क्रॉस बी का, या इस केस में रेड क्रॉस ग्रीन का जो आंसर आ रहा है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, नजर आ रहा है। रेड क्रॉस ग्रीन का जो आंसर आ रहा है, या ग्रीन क्रॉस रेड का, पहले रेड क्रॉस ग्रीन ये आया था आउटसाइड द प्लेन, ग्रीन क्रॉस रेड कहां आ रहा है, इनसाइड द प्लेन। ऐसे ही आ रहे हैं ना, एक बार अपवर्ड आ रहा था एक बार डाउनवर्ड आ रहा था, भाई इस प्लेन के तो इनसाइड ही जा रहा है ना, तो ऐसे अपवर्ड और ऐसे डाउनवर्ड, दोनों केस में परपेंडिकुलर। यहां से एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। अब आप नोट करो, यहां भी देख लो, ये व्हाइट बोर्ड मेरा प्लेन है, हाँ है ना, व्हाइट बोर्ड प्लेन है। जब ए क्रॉस बी करा आउटसाइड द प्लेन, ऐसे आउटसाइड द प्लेन, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब बी क्रॉस ए करा, बी क्रॉस ए करा तो कहां जा रहा है, इनसाइड द प्लेन, अब भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ऐसे ही है, 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल सी, अगर ए क्रॉस बी का आंसर सी आ रहा है, इसका मतलब है कि सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, हाँ या ना। जो आपका सी होगा वो हमेशा ए और बी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेटे ये सारी बातें याद रखना, इसी से न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपके बनते हैं। तो सी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। कैसे, फिर देखो, ए क्रॉस बी कहां लाया कर रहा है, आउटसाइड, ये रहा। ये मान लो मेरा सी वेक्टर है, सी का ए के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, सी का बी के साथ कितना है, 90 डिग्री। भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। इसी तरह यहां इनसाइड जा रहा है तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। नहीं तो यहां बना के देख लो, बी कहां है, ये रहा बी, इस तरह बी है यार। ये जो आपका बी क्रॉस ए है वो कहां जा रहा है, इनसाइड। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एक यूं है एक यूं है, एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। क्लियर हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूं सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि सी इज perpendicular to the plane containing A and B। ना सिर्फ ये कि C A और B के परपेंडिकुलर है, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि C उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें A और B लाई कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर मैं कहता हूं कि A क्रॉस B का आंसर आ रहा है C, तो इसका मतलब C जो है जनाब वो A से भी परपेंडिकुलर है और C जो है वो B से भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, क्लियर है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि C उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें A और B मेरे पास लाए कर रहे होंगे। सही है भैया। अब ये देखो, इसको मैं कह सकता हूं ये जो मेरे पास n कैप है, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी की। बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा था हमने यही बात। हम यूं भी तो कर सकते हैं कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए एंड बी, हाँ या ना। एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स ए एंड बी। एन कैप किसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कहां लाए कर रहा है, इस केस में ए क्रॉस बी कहां है, आउटसाइड द प्लेन। बी क्रॉस ए कहां है, इनसाइड द प्लेन। तो
एन कैप किसका डायरेक्शन बताता है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कहां है? आउटसाइड द प्लेन। तो एन कैप भी कहां होगा? आउटसाइड होगा ना भाई। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन बता रहा है, बी क्रॉस ए अगर इनसाइड है तो एन कैप भी कहां होगा? इनसाइड। तो मैं कह सकता हूं एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। तो अक्सर आपका एग्जामिनर सवाल ये पूछेगा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कभी ऐसे भी बोलेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, कभी ऐसे भी बोलेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। सब बातों का मायना और मफहूम क्या है? एक ही है। क्लियर है भैया? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है भैया, उम्मीद है कॉपी कर लिया होगा। चलें आगे, चलो। अच्छा जनाबे वाला, अब चलें आगे। चलो चलो भैया, अब आगे देखो जरा। अब हमारे पास क्या सीन है? अब नोट करो, हमारे पास इसी को ना बात को बताने का एक और तरीका है। देखो, ये मान लो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मान लो मेरे पास एक वेक्टर बी है, इनके दरमियान में एक एंगल बन रहा है थीटा। अगर मैं वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो वेक्टर बी का एक कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये बनेगा बी साइन थीटा। इसको मैं कहूंगा बी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। एक ये बनेगा, इसको मैं कहूंगा बी कॉस थीटा, और साथ में कहूंगा बी पैरेलल, क्योंकि ये वेक्टर ए के साथ क्या है? पैरेलल है। और ये दो मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए, और इनके दरमियान का एंगल भी मुझे नजर आ रहा है कितना है? 90 डिग्री। अब आप याद करो, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा फॉर्मूला क्या था? ए इंटू बी कॉस थीटा, याद है? तो हमने क्या बात की थी? ए क्या था? ए था भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ए क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और बी कॉस थीटा क्या था? अगर आप नोट करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बी कॉस थीटा क्या है? बी पैरेलल, हाँ या ना? बी कॉस थीटा क्या है? बी पैरेलल। यही चीज प्रोजेक्शन में भी पढ़ी थी, क्या था? बी पैरेलल। मतलब क्या चीज है? कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर पैरेलल टू फर्स्ट वेक्टर। क्या मतलब? जरा समझना बात को। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को इस तरह डिफाइन किया था कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का तो है, लेकिन यहां डिफाइन कैसे कर रहे हैं? अगर आप ए को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ए डॉट बी मिल जाएगा। ए डॉट बी निकालना है तो तरीका क्या है? ए को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ए क्या है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी कॉस थीटा क्या है? सेकंड वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट पहले वेक्टर के साथ। भाई सेकंड वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, ये वाला और ये वाला, सही है? मतलब खुदा ना खास्ता ऑडियो के बगैर नहीं देखना वीडियो, पीछे वाले मतलब घर वाले समझेंगे पता नहीं सर क्या बेहुदा बावले किस्म के इशारे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये वेक्टर बी है, ये बी कॉस थीटा है, और ये क्या है? बी साइन थीटा है। क्लियर हो गया? अब देखो सर, ये ए डॉट बी क्या है? ए का मल्टीपल, या ए को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? बी कॉस थीटा से। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का कंपोनेंट जो पहले की डायरेक्शन पे लाई कर रहा है। यही पढ़ा था। अब यहां देखो जरा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जो साइन थीटा है ना भैया, उसका मैग्नीट्यूड में कोई ताल्लुक नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, हाँ या ना? ये देखो तुम्हारे सामने, ए मल्टीप्लाई बी परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बनेगा भैया मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ये क्या था? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की आपस में रिजेम्बलेंस नजर आ रही है। कैसे डिफाइन करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है, या क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? जब आप पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो
दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। दूसरे वेक्टर का जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पहले वेक्टर पे, उससे मल्टीप्लाई कर दो आपने पहले वेक्टर को, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये एक और तरीका था क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करने का कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू ए। जैसे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ बी विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। ये सब डेफिनेशंस आपसे माजी में पूछी जा चुकी हैं, अभी भी पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है भैया। चलो अब एक चीज और समझते हैं जरा। हमें एक बात अच्छे तरीके से याद है कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या भला हुआ करता था, अगर मैं 4 + 3 करूं आंसर क्या आएगा भाई साहब 7। अगर मैं 3 + 4 करूं आंसर क्या आएगा 7। यहां पे प्लस ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेंड्स हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ ये होता है अगर ऑपरेंड्स की जगह स्वैप करने पर, अगर ऑपरेंड्स की जगह तब्दील करने पर आंसर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ उस ऑपरेशन पे ओबे होता है। ऑपरेंड 1 4 है, ऑपरेंड 2 3 है। यहां पे मैंने एडिशन ऑपरेशन किया, आंसर 7 आया। फिर मैंने इनकी जगह स्वैप कर दी, फिर 3 + 4 किया, आंसर फिर 7 आया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है एडिशन ऑपरेशन को। अब देखो ये मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ये मान लो मेरे पास बी वेक्टर है। एक बार दोबारा बना लेते हैं भाई, अच्छा होता है, मैंने सुना सेहत के लिए 2 बार बनाना। ठीक है, एक वेक्टर एक बार मैं मालूम कर रहा हूं ए क्रॉस बी, एक बार मैं मालूम कर रहा हूं बी क्रॉस ए। सही है भाई साहब। चलो ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ गए, बी क्रॉस ए का मतलब, अच्छा मान लेना ये दोनों वेक्टर सेम है भाई, बी वेक्टर दोनों जगह सेम, ए वेक्टर दोनों जगह सेम। बस फर्क क्या है कि एक बार मैंने ए क्रॉस बी किया, एक बार मैंने बी क्रॉस ए करा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अभी सीखा था, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं इसे। सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर कौन सा है ए, सीधा हाथ रखा, ऐसे फिंगर्स को घुमा दिया, थंब कहां आ रहा है आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, ऐसे डॉट लगा दिया, थंब कहां जा रहा है आउटसाइड द प्लेन। ओके, यहां पे बी क्रॉस ए, बी पहला वेक्टर, बी पे सीधा हाथ रखा, फिंगर्स अलोंग फर्स्ट वेक्टर, दूसरे की तरफ घुमा दिया, थंब कहां जा रहा है इनसाइड, इनसाइड मतलब यहां क्या आ गया क्रॉस आ गया। तो बी क्रॉस ए क्या भाई साहब ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है। अब जरा यहां गौर से देखना, अगर आपके पास ये 2 वेक्टर्स है ना, एक बार जब रेड क्रॉस ग्रीन किया आपने, रेड क्रॉस ग्रीन, तो आउटसाइड आ रहा है, ग्रीन क्रॉस रेड किया तो कहां आ रहा है ये इनसाइड, यानी कि ये 2 केस बन रहे हैं, गौर से देखना। ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन, बी क्रॉस ए इनसाइड द प्लेन, ए क्रॉस बी आउटसाइड द प्लेन, ये प्लेन है मान लो, बी क्रॉस ए इनसाइड द प्लेन। क्लियर है, नजर आ गई ये चीज, ये आउटसाइड है, ये कहां है इनसाइड है। पहले जरा इनकी मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए। अगर मैं आपको बोलूं इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, जरा इसका भी मैग्नीट्यूड देख लिया जाए, इसका भी मैग्नीट्यूड देख लिया जाए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बी ए साइन थीटा। बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। गोया ये एक नंबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नंबर होता है, ये भी नंबर है, ये साइन किसी भी एंगल का तो नंबर होता ही है। तो मैं इसको बी ए साइन थीटा लिखूं या ए बी साइन थीटा लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोया के ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आपस में कैसा है, सेम है। पहली बात तो हमें नजर आ गई कि भाई साहब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, मैच कर रहा है। यानी कि ए क्रॉस बी करने पर जो आउटसाइड द प्लेन जितना बड़ा वेक्टर आया, बी क्रॉस ए करने पर इनसाइड द प्लेन भी उतना ही बड़ा, उतनी ही लेंथ का वेक्टर हमारे पास आया। अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी डायरेक्शन है आउटसाइड द प्लेन, इसकी डायरेक्शन कहां आ रही है इनसाइड द प्लेन। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए और नॉट। अब देखो,
अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, तो आपने याद करना है कि दो वेक्टर्स की इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन थी। हमने ये चीज स्टार्ट में डिस्कस की थी, मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने ये बात की थी कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं। भाई दो वेक्टर्स के आपस में इक्वल होने के लिए दो शराइत हैं। पहली कि उनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा हो, सेम। दूसरा कि उनका डायरेक्शन कैसा हो, सेम। डायरेक्शन ऑपोजिट लिख रहा था, अल्लाह माफ करे, ठीक है। न्यूटन आगे चंपे लगाएगा। खैर, इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड भी मैच करे और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो आप बोलोगे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो साबित क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब आपने A क्रॉस B किया एक आंसर आया, जब आपने B क्रॉस A किया दूसरा आंसर आया। आंसर सेम नहीं है। सर मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर होता है और वेक्टर के सेम होने के लिए दो चीजों का सेम होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड का सेम होना और डायरेक्शन का सेम होना। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड भले सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे, although the magnitude of A cross B is equal to B cross A, but since the directions are opposite, therefore A cross B is not equal to B cross A, hence commutative law is not obeyed। अब एक और सवाल आता है, अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A के दरमियान में एंगल कितना है, ये तो आपको देख के ही नजर आ रहा है। A क्रॉस B कहां था, आउटसाइड द प्लेन। B क्रॉस A कहां है, इनसाइड द प्लेन। ऐसे कुछ बन रहा है, एक आउटसाइड है आगे पॉइंट कर रहा है, एक ऐसे इनसाइड है। एंगल कितना है, 180 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूं एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं? बिल्कुल कह सकता हूं। यानी कि मैं कहूंगा A क्रॉस B इज एंटी पैरेलल टू B क्रॉस A। ये A क्रॉस B क्रॉस A के साथ क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर। क्लियर है? इन दोनों को हम नेगेटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर भी होते हैं, याद रखना। उसके बाद एक एमसीक्यू और बताता हूं क्यों नेगेटिव वेक्टर होते हैं। नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। A क्रॉस B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। तो A क्रॉस B क्रॉस A एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होते हैंगे, ठीक है। तो अगर मैं A क्रॉस B को ऐड कर दूंगा B क्रॉस A में तो मेरे पास नल वेक्टर जनरेट होगा। क्लियर है? ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। भाई खुद देखो ना, एक डब्बा है, इस डब्बे पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, एक और फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। डब्बा कहां जाएगा, डब्बा कहीं नहीं जाएगा बेचारा। क्यों? अबे तुमने उसे जाने लायक छोड़ा ही कहां है। भाई एक वेक्टर A है जो इधर लग रहा है, एक वेक्टर माइनस A है जो इधर लग रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप क्या लिखते थे, A प्लस माइनस A विल गिव यू 0। अब 0 तो कोई मतलब वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो आंसर वेक्टर ही आएगा ना, इसलिए ऊपर क्या लगाते हैं, नल वेक्टर होता है। ये सब बातें नेगेटिव वेक्टर के टॉपिक में बहुत तफसील से और मोहब्बत से बताई हैं, ठीक है भैया। तो जब कभी भी किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाता है तो आंसर इज अ नल वेक्टर। ये माजी में आया हुआ आपका एक क्वेश्चन है और बच्चे बोल रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है नहीं है, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर समझ के पढ़ो, ठीक है। तो A क्रॉस B में B क्रॉस A को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी अ नल वेक्टर, क्योंकि दे बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब अगर मैं बोलूं A क्रॉस B और B क्रॉस A के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है, तो आप बोलोगे एंगल है 180 डिग्री, या अगर रेडियन में बात की जाएगी तो पाई रेडियन। रेडियन एंगल को मेजर करने का SI यूनिट है, डिग्री SI यूनिट नहीं है। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं। सर ये कैसे पता चला, सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन आएगी, फिलहाल ऐसे ही रख लो साइन में, ठीक है। अच्छा जनाबे वाला, और हमें इसमें क्या चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो यहां तक कॉपी करो, आगे चलते हैं। अब देखो बेटे यहां पे ना जरा एक चीज और समझ लेना। हमें यह तो पता चल गया कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि डायरेक्शन का भड्डा आ रहा है। हमने ये चीज यहां देख ली कि भाई A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब जरा यहां देखो, गौर से समझो भाई, ए क्रॉस बी कहां है, ऐसे बाहर है, बी क्रॉस ए कहां है, ऐसे अंदर है। अगर मैं किसी तरह, ये बी क्रॉस ए है इनसाइड, ए क्रॉस बी कहां है, आउटसाइड। अगर मैं बी क्रॉस ए को किसी तरह बाहर ले आऊं तो दोनों सेम हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी क्या है, सेम, डायरेक्शन भी सेम कर दूंगा तो मसला हल हो जाएगा सर। या ये जो बाहर वाला है ए क्रॉस बी, मेरे साथ रिवाइज करो, बाहर वाला कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है, ए क्रॉस बी, अंदर वाला कौन सा है, बी क्रॉस ए। अगर मैं अंदर वाले को बाहर ले आऊं, बी क्रॉस ए को ऐसे ले आऊं तो सेम हो जाएंगे, दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम कर दी हमने। या बाहर वाले को अंदर ले आऊं तब भी सेम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और से देखना, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए हम क्या करते थे, -1 से मल्टीप्लाई करते थे। कोई भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे जनरेट होता है, जब आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करते हो। -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। देखो जरा, क्या मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए। ये क्या हुआ सर, ये हुआ, ए क्रॉस बी कहां है, आउटसाइड द प्लेन, ऐसे ही था ना, बी क्रॉस ए कहां है, इनसाइड द प्लेन। अगर मैं बी क्रॉस ए को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का बी क्रॉस ए कहां आ जाएगा, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है, ए क्रॉस बी कहां है, आउटसाइड द प्लेन, बी क्रॉस ए कहां है, इनसाइड द प्लेन। अगर मैं बी क्रॉस ए को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहां आएगा वो, आउटसाइड द प्लेन आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि अब की बार दोनों कहां पॉइंट कर रहे होंगे, आउटसाइड। ये इनकी बात हो रही है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है। अब की बार दोनों कहां पॉइंट कर रहे होंगे, आउटसाइड द प्लेन। ए क्रॉस बी तो पहले ही आउटसाइड था, बी क्रॉस ए इनसाइड था, -1 से मल्टीप्लाई किया तो कहां आ गया, बाहर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बी क्रॉस ए को छेड़ूं ही ना, बी क्रॉस ए जैसा था वैसे ही रहने दूं और ए क्रॉस बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब की बार दोनों कहां पॉइंट कर रहे हैं, इनसाइड द प्लेन। मतलब समझना, ये है ए क्रॉस बी, ये है बी क्रॉस ए। मैंने ए क्रॉस बी को, इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड सेम रहा और डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू माइनस का ए क्रॉस बी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट का फील आ गया होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है। अब एग्जामिनर आपके साथ ना चालाकी करता है, एक बार याद रखना। एक बार माजी में एक क्वेश्चन आया, उसने सवाल पूछा कि भाई अरे भैया, उसने माजी में आपसे सवाल पूछा कि ए क्रॉस बी और -b क्रॉस ए के दरमियान में क्या एंगल है। अब जो हमारे लकीर के फकीर होते हैं, रट्टे लगा के चले जाते हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल 180 डिग्री होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन ए क्रॉस बी और -b क्रॉस ए के दरमियान में एंगल 180 थोड़ी होगा मेरे लाल, वो तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी आउटसाइड है तो -b क्रॉस ए भी आउटसाइड होगा। अगर ए क्रॉस बी इनसाइड है तो -b क्रॉस ए भी कहां होगा, इनसाइड। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सर अभी तो आपने बोला ए क्रॉस बी हमेशा आउटसाइड होगा, हमेशा नहीं होगा, इस डायग्राम के लिए आउटसाइड होगा। क्लियर है। अगर मैं कोई डायग्राम ऐसी बना दूं, ये बी बना दिया, ये ए बना दिया, अब इसके लिए ए क्रॉस बी कहां चला गया, इनसाइड। रट्टा नहीं मारना, फिजिक्स को वैसे पढ़ना है जैसे उसके पढ़ने का हक है। तो इसमें ए क्रॉस बी कहां हो गया, इनसाइड, इसमें ए क्रॉस बी कहां हो गया, आउटसाइड। राइट हैंड रूल से हमें पता चलेगी ये सारी बातें। क्लियर है भैया, कॉपी कर लो इसको, आगे चलते हैं। अब जैसे मेरा बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की कुछ एग्जांपल्स थी ना, कि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इसी तरह पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। ऐसे ही हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉर्क विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये एफ क्रॉस आर नहीं होता भाई, आर क्रॉस एफ होता है। सही है। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, हालांकि अभी हमने न्यूमेरिकल करके नहीं देखा, लेकिन अभी के लेक्चर से आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में एक्चुअल फॉर्मूला आपके जहन में होना क्यों जरूरी है। क्योंकि आर क्रॉस एफ से जो आंसर आएगा और एफ क्रॉस आर से जो आंसर आएगा, उनमें साइन का फर्क होगा। आर क्रॉस एफ अगर आउटसाइड होगा, एफ क्रॉस आर इनसाइड होगा। अभी पढ़ा है ना, टेक्निकल बात है सारी ये। सही है। तो टॉर्क जो होता है वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स का। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है,
तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, F इक्वल्स Q इंटू वी क्रॉस बी। सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भरपूर कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, ठीक है। ये अभी हम सर्कुलर मोशन के आगे जो रोटेशनल का पार्ट आएगा उसके अंदर पढ़ लेंगे। और हमारे पास जो टॉर्क का पार्ट होता है, इसी में भी आगे हमारे पास रोटेशन के अंदर आएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर का और लीनियर मोमेंटम का, क्रॉस प्रोडक्ट है। बताने का मकसद क्या है भाई, ये दोनों वेक्टर्स हैं, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर में भी वेक्टर आ रहा है। दोनों वेक्टर्स हैं, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर में भी वेक्टर आ रहा है। दोनों वेक्टर्स हैं, आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर में भी क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। और मजेदार बात, फिजिक्स की एक और खूबसूरती, आपने एक बार राइट हैंड थंब रूल सीख लिया, अब चाहे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकालना हो, चाहे फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो, चाहे टॉर्क का निकालना हो, या सर्कुलर मोशन में जाके हम पढ़ेंगे अभी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह हम पढ़ेंगे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालेंगे। जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा पूरे फिजिक्स में हर जगह पे राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा। देख रहे हो फायदे, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास जनाबे वाला इसकी क्या थी, एग्जाम्पल थी। आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समेटते हुए इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही हमारे पास भैया क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स तो खैर बनेंगे ही उससे सारे हमारे, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जनाबे वाला जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, that magnitude is given by a cross b is, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय a क्रॉस b का मॉड इज a b sin थीटा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि a क्रॉस b जीरो कब कब होगा, when will a क्रॉस b इक्वल 0, भाई a क्रॉस b डिपेंड कर रहा है तीन चीजों के ऊपर, a पे, b पे और साइन थीटा पे। अगर इन तीन में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाएगी तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। सर ए क्रॉस बी तो एन कैप पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं, एन कैप डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड को जीरो करने या बढ़ाने या कम करने में कोई ताल्लुक ही नहीं है। डायरेक्शन का काम डायरेक्शन बताना है, रास्ता दिखाना है, क्लियर है। मैग्नीट्यूड का कम करना या ज्यादा करना ये इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। देखो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, अगर ए जीरो हो जाए, गौर से देखना, अगर ए की जगह मैं जीरो पुट कर दूं और बी कुछ भी होता रहे, साइन थीटा कुछ भी होता रहे, आंसर क्या आएगा, जीरो। ए के जीरो होने का क्या मतलब है कि आपका जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, गोया कि ए वेक्टर आपका नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है। नल वेक्टर को ही हम जीरो वेक्टर भी कहते हैंगे, ये पहली कंडीशन है। अगर आपका ए नल वेक्टर है तो बी कुछ भी होता रहे, कितना भी बड़ा हो जाए, साइन थीटा कुछ भी होता रहे, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, सेट है। अच्छा, इसी तरह अगर बी जीरो हो जाए तब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। भाई ए कुछ भी होता रहे, बी की जगह जीरो आ गया, साइन थीटा कुछ भी होता रहे, आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है कि आपके पास यहां पे आपका बी क्या है, आपका जो बी है वो एक अदद क्या है भाई साहब, वो एक अदद है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। यानी कि पहली दो कंडीशन है कि ए या बी में से अगर कोई एक भी आपका नल या जीरो वेक्टर हो गया हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, तो अल्टीमेटली आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तीसरी और आखिरी कंडीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर साइन थीटा जीरो हो जाए, ए कुछ भी हो, ए भले नॉन जीरो हो, ए नॉन जीरो है और बी भी क्या है, नॉन जीरो, यानी कि ए भी नल वेक्टर नहीं है, बी भी नल वेक्टर नहीं है, ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स, इन्हें प्रॉपर वेक्टर्स भी कहते हैं जिनका कुछ मैग्नीट्यूड है, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, ए भी है बी भी है लेकिन आगे साइन थीटा की जगह जीरो आ गया, तब भी आपके पास आंसर में क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, क्योंकि भाई जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर विल बी जीरो। अब साइन थीटा जीरो कहां कहां होता है, साइन थीटा जीरो होता है दो जगह पे, अगर थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 180 डिग्री हो। जरा रिवाइज करना, ये थीटा था क्या, रिवाइज करो, ये थीटा था एंगल बिटवीन ए एंड बी, याद है, म्यूचुअल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर थीटा 0 डिग्री है इसका मतलब ये है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तभी थीटा 0 डिग्री होगा। क्लियर है? गोया के अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, अगर दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। क्लियर है? अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है, ए वेक्टर आपका सीधे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, बी वेक्टर आपका उल्टे हाथ पे पॉइंट कर रहा है, तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। भाई ये चीज समझ रहे हो ना, यहां पे दोनों की टेल्स मिल रही हैं और मुझे चाहिए ही टेल टू टेल एंगल होता है, यहां भी टेल मिल रही है, टेल टू टेल एंगल चाहिए मुझे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, ओपोजिटली डायरेक्टेड हैं, अनलाइक पैरेलल हैं, ये लाइक पैरेलल थे, ये अनलाइक पैरेलल हैं, दोनों केसेस में आपके पास जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? यानी कि जो ए क्रॉस बी था आउटसाइड द प्लेन, जो बी क्रॉस ए था इनसाइड द प्लेन, अगर मैं ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूं बी क्रॉस ए के साथ, तो आंसर विल बी 0। मतलब देखो, मान लो ए क्रॉस बी का आंसर आया सी, ये आउटसाइड द प्लेन है, बी क्रॉस ए का आंसर आया डी, ये इनसाइड द प्लेन है। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं सी क्रॉस डी करूंगा तो बगैर देखे बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि एक भाई आउट है, एक भाई इन है और दरमियान का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 0। क्लियर है? अगर पैरेलल होंगे तब भी 0 होगा। सेट है भैया? क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो भाई ये पॉइंट लिख लेना अपने पास, इफ ए और बी इज अ नल वेक्टर then cross product will be 0. If the vectors are parallel or anti-parallel to each other, then also the cross product will be 0. क्लियर है जनाब? जल्दी से कॉपी कर लो, थीटा 90 डिग्री वाला केस भी हम फिर समझ लेते हैं। अब देखो, हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो साइन थीटा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जनाबे वाला, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जब साइन थीटा की वैल्यू, वही 3 केसेस जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, जब साइन थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, जब ये भाई 0 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, जब ये मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंडेंट है किसके ऊपर, साइन थीटा के ऊपर। ऐसे ही है, साइन थीटा की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है +1, साइन थीटा की 0 वैल्यू तो 0 ही होती है भाई। एंगल नहीं बता रहा मैं किस पे 0 है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं 0 होती है, साइन थीटा की 0 वैल्यू 0 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू होती है -1, यानी कि कॉस थीटा की तरह साइन थीटा की रेंज जो है वो भी कहां से कहां है, -1 से +1 है। अब एंगल भी देख लीजिए जरा, अगर आपके पास साइन 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा जनाब, ये +1। अगर आपके पास साइन 0 डिग्री है या साइन 180 डिग्री है, इस केस में क्या हो जाएगा, 0। अगर आपके पास साइन 270 डिग्री है, इस केस में आंसर क्या आएगा, -1। इसके ऊपर जो जहन में सवाल आ रहा है वो मैं खुद ही आंसर कर दूं। लेट मी सेल द मंजन, ठीक है, मुझे मंजन बेचने का मौका दीजिए। अब जरा मतलब समझना, देखो भाई 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब यह है कि अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, इस केस के अंदर आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसको आप थीटा 90 डिग्री है ना, ए और बी के दरमियान में थीटा 90 डिग्री है, इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इसको आप ऑर्थोगोनल भी कह सकते हो, इसको आप नॉर्मल भी कह सकते हो। इसका ख्याल करना, इन तीनों का मतलब एक ही है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? इसलिए होगा बेटे मैक्सिमम पॉजिटिव, इसलिए मैक्सिमम पॉजिटिव होगा क्योंकि आपके पास थीटा 90 डिग्री है और थीटा 90 डिग्री के ऊपर साइन 90 होता है +1, और ये साइन का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा पे डिपेंड करता है, जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। गोया परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। समझ आती है? आती है सर समझ में। अच्छा, थीटा 0 डिग्री हो या 180 हो, यानी कि अगर आपके पास वेक्टर्स पैरेलल हो
या वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, इन्हें लाइक पैरेलल और इन्हें अनलाइक पैरेलल भी कहते हैं, इन्हें सेम डायरेक्शन इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन भी कहते हैं। इस केस में जीरो होगा, यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। समझ में आ गई। साइन 270 डिग्री कुछ ऐसे बनता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल बनता है 270 डिग्री। लेकिन सर आपने अब सर बिलाल भाई ने बोंगी मार दी। क्यों सर? आपने बोला था हम एंगल लेंगे छोटा वाला, अब ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? अब मुझे तो मेरी तो सुन लो। देखो इधर, आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, एक शेर है ना, हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो रिवायतें वो शिकायतें वो हिकायतें तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सही है। चलो अब यहां मेरा बेटा जरा गौर से देखना, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं और अगर मैं ए क्रॉस सी की बात करूं, देखो भाई, जब मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो पहला वेक्टर ऐसे बी की तरफ गए, यानी कि ये रहा, ऐसे ही बनेगा थीटा, हाँ या ना? ए क्रॉस बी यही बनेगा, ये होगा पॉजिटिव एंगल। क्यों? क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल आपके कैसे होते हैं? पॉजिटिव। जब मैं ए क्रॉस सी की बात करूंगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाने का क्या मतलब है? ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा। अब ये एंगल कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंगल है। ये कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है। बस इसका फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझना जरा, अगर मैं यहां ए क्रॉस बी निकालता हूं, देखो इस वाले में और इस वाले में फर्क है बच्चे, समझना बात को जरा समझना। ये ए है, ये बी है, क्लियर है? जब मैं यहां पे ए क्रॉस बी करूंगा ना तो ए क्रॉस बी यहां ऐसे होगा, ये बनेगा प्लस 90 डिग्री। जब यहां ए क्रॉस बी करूंगा ना, ये ऐसे होगा, ये बनेगा माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? तो इसका काउंटर क्लॉकवाइज एंगल तो यही बन रहा है 270 डिग्री। अगर आप चाहो तो साइन 270 की जगह पे आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेना, साइन माइनस 90 डिग्री भी क्या होता है? -1 होता है। तो सिर्फ देखने का फर्क है। पॉइंट समझ आ रहा है? सिर्फ आपके देखने का, आपकी नजर का फर्क है। 270 डिग्री वही एंगल है जो -90 डिग्री है। तो अगर आप वही बात मान के चल रहे हो कि स्मॉलर एंगल लेना है तो लो स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल कितना है? 90 डिग्री। बस ख्याल रखना कि यहां -90 डिग्री आएगा। क्यों सर? माइनस इसलिए क्योंकि यहां क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो फिर आप, तो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बेटे जो फिजिक्स के बड़े बड़े बाबा गुजरे हैं ना, जो बुजुर्गाने फिजिक्स गए हैं, उन्होंने कुछ रूल्स तहरीर कर दिए थे ताकि हमारे लिए चीजें स्टैंडर्डाइज करना आसान हो जाए। वरना बिलाल अपनी मर्जी से मंजन बेच रहा होता, कोई और अपनी मर्जी से मंजन दे रहा होता। पॉइंट समझ आ गया? तो ये रूल है जो बुजुर्गाने फिजिक्स तय कर रहे हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। सही है भैया? तो ये साइन -90 भी 1 होता है। सर लेकिन ये वेक्टर्स भी तो परपेंडिकुलर हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल है, कोई फर्क ही नहीं है। मैं कब बोल रहा हूं नहीं है? तो सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम नेगेटिव। सर तो जब ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, अब पेपर में हमारे पास सवाल आ गया, अब क्या लगाएं, मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव? वो आपसे कभी पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा ही नहीं। मैं बताता हूं वो क्या पूछेगा। वो कहेगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। सर प्लस और माइनस क्या बता रहा है? प्लस और माइनस मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन बता रहा है। कैसे? समझना बात को, टेक्निकल बात फिर से बताने लगा हूं। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आउटसाइड द प्लेन क्या होगा? प्लस z एक्सिस। इनसाइड द प्लेन क्या होगा? -z एक्सिस। गौर से समझना और कॉन्सेप्ट का फील लेना। आउटसाइड क्या है? प्लस z, इनसाइड क्या है? -z। जरा चेक करो, a क्रॉस b कहां है? आउटसाइड द प्लेन, प्लस z की तरफ, तो प्लस आ रहा है आंसर में। a क्रॉस b यहां कहां जा रहा है? इनसाइड द प्लेन, इनसाइड कौन सा है? -z, तो माइनस आ रहा है। ये बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव, डायरेक्शन बताता है आपको। सिर्फ जितना यहां पे आंसर आएगा ना मैग्नीट्यूड, उतना ही यहां पे आएगा। फर्क प्लस और माइनस का होगा, दैट्स इट बस। तो इसका सवाल कैसे आता है? इसका सवाल ऐसे आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी नेगेटिव व्हेन दे आर रोटेटेड बाय 270 डिग्री। कई दफा का पूछा गया क्वेश्चन है, 3 से 4 दफा तो मैंने खुद देखा है पास पेपर में। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी नेगेटिव व्हेन दे आर रोटेटेड बाय 270 डिग्री। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है? मैक्सिमम हमेशा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये +90 और -90 का जो पंगा था वो क्लियर हो गया होगा। चलो भाई यहां तक कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो बेटे अब फाइनली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख ली जाए जरा।
पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहा होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है। देखो भाई साहब, हमें ये चीज पता है, एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास आई कैप होता है, वाई की डायरेक्शन में हमारे पास ये वाई है, ये एक्स है, ये आउटसाइड हमारे पास जेड है, और जेड की डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, इधर प्लस आई कैप, उधर माइनस आई कैप। ऊपर अगर वाई एक्सिस है तो ऊपर जे कैप प्लस का, नीचे माइनस जे कैप। आउटसाइड प्लस जेड है तो प्लस के कैप, इनसाइड माइनस के कैप। ठीक है भैया। अब अगर मुझे मालूम करना हो आई क्रॉस आई, ठीक है भाई, या जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के, तो भाई ये जीरो होगा क्योंकि पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सिमिलरली माइनस आई क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस जे, माइनस के क्रॉस के, ये भी क्या होगा, जीरो। नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। यहां पे देखो भैया, मिसाल के तौर पे मुझे आई क्रॉस आई मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है भाई, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स और एन कैप। यही फॉर्मूला है ना भैया। आई क्या चीज है, एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा आई भी क्या है, एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से क्या एंगल होगा, 0 डिग्री होगा ना भाई, पैरेलल होंगी ना एक्स एक्सिस। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1, इस भाई का मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ, 1, साइन 0 कितना हुआ, 0, ये क्या आया, एन कैप, सब मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 0। तो जनाब अच्छा, माइनस आई कैप इंटू आई कैप भी देख लो जरा, ये इसकी भी हसरत पूरी हो जाए। माइनस आई कैप का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आई कैप का मैग्नीट्यूड अगेन 1, साइन एंगल और एन कैप, आई कैप प्लस एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस, एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर ये 1 हो गया। ये सर ये -1 क्यों नहीं हुआ, बच्चे मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस साइन हैज नथिंग टू डू विद मैग्नीट्यूड। कई दफा की पढ़ाई गई बात है ये भी 1 हो गया, साइन 180 0, एन कैप अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। तो क्या लिखोगे, लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है भैया, 0। लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आता है भैया, 0। अब जरा अनलाइक का निकालते हैं तो देखते हैं उसमें क्या बनता है। चलो मान लो मुझे आई क्रॉस जे मालूम करना है, ठीक है भैया, करते। आई क्रॉस जे बोले तो ए क्रॉस बी, सबसे पहले क्या आएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहला वेक्टर क्या है आई, दूसरा वेक्टर क्या है जे, फिर आएगा भाई जे का मैग्नीट्यूड, सही है भैया। साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स, साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, दो वेक्टर कौन से हैं, आई और जे। आई बोले तो एक्स एक्सिस, जे बोले तो वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। साइन 90 डिग्री, क्या आ गया यहां, एन कैप। इसको बना के भी देख लो एक बार, ये देखो ये ऐसे होते हैं, तीनों वेक्टर्स ऐसे होते हैं, तीनों एक्सिस ऐसे होते हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई से, वाई जेड से, जेड एक्स से, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री 1, एन कैप 1 नहीं आएगा सर, इसका भी तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। होता है बेटा, होता है। मतलब इतना ज्यादा जज्बात में क्यों बह रहे हो, ये मैग्नीट्यूड थोड़ी है यहाँ पे, ये तो फॉर्मूले में एन कैप आता है ना भैया। क्या हो गया, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे का आंसर क्या आया, एन कैप आया। आई क्रॉस जे का आंसर क्या आया, एन कैप आया। चलो अब जरा यहां देखो, ये मान लो मेरे पास आई कैप का डायरेक्शन है, ये मान लो मेरे पास जे कैप है, ऐसे ही होता है ना भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। आई क्रॉस जे इज एन कैप के बराबर है। देखते हैं जरा, राइट हैंड रूल, सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, घुमा दिया दूसरे की तरफ, थंब कहां आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन। कहां आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन। कहां आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। और आउटसाइड द प्लेन कौन सा एक्सिस है, प्लस जेड एक्सिस। प्लस जेड एक्सिस के लिए क्या होगा, के कैप आएगा यहां या नहीं आएगा, आ जाएगा के कैप। आई क्रॉस जे का आंसर क्या आया, के कैप आ गया। क्लियर है। चलो एक बार और देख लो अगर अभी भी मसला है। जे क्रॉस आई निकालते हैं जरा,
फिर इसको याद रखने का तरीका बता दूंगा। जे क्रॉस आई, अब पहला वेक्टर ये है, दूसरा ये है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन देम, और एन कैप आ गया। देख लूं एक बार नजर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। जे क्या है, वाई एक्सिस, आई क्या है, एक्स एक्सिस, एंगल कितना है 90 डिग्री। देखो जरा, जे मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, एन कैप आ गया, फिर से एन कैप आ गया, फिर राइट हैंड रूल यूज करना है। अब जे पहला वेक्टर है, सीधा हाथ पहले वेक्टर पे घुमा दिया दूसरे की तरफ, थंब कहां आ रहा है, इनसाइड। अगर बाहर पॉजिटिव जेड था तो अंदर क्या है, नेगेटिव जेड। अगर बाहर के लिए प्लस के कैप था तो अंदर के लिए क्या आएगा भाई साहब, माइनस का के कैप। याद कैसे रखेंगे, याद देखो कैसे रखेंगे, समझना जरा बात को। ऐसे सर्कल बना दिया आपने। अब देखो जरा, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के। जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई। के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के बराबर। क्लियर है। फिर से आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। भाई खुद देखो ना, सोचो अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट तो जेड एक्सिस पे होगा, हाँ या ना, समझ आती है भाई। अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जेड एक्सिस पे होगा। अगर आपका वेक्टर वाई जेड प्लेन पे है तो क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस पे होगा। भाई क्या मैं बोल रहा हूं, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट कहां होगा, जेड एक्सिस पे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आपका वेक्टर वाई जेड प्लेन पे है तो क्रॉस प्रोडक्ट कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। आपका वेक्टर एक्स जेड प्लेन पे है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहां होगा, वाई एक्सिस पे। क्लियर है ना भैया। तो इस तरह बन गया ये। सर एरो क्यों बनाया, एरो इसलिए बनाया कि अगर आप इस एरो के रिवर्स जाओगे ना, अगर एरो के रिवर्स जाओगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या मतलब, देखो एरो कहते हैं आई से जे की तरफ जाओ, तो आई क्रॉस जे क्या है, के। लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई जाते हो तो माइनस के हो जाएगा। सर एरो याद कैसे रखेंगे, अभी पढ़ाया था, काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड है। और ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है। काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी नहीं चलती। खुदा ना खास्ता किसी की घड़ी ऐसे तो नहीं चलती। अगर किसी को लगता है उसकी घड़ी ऐसे चलती है या उसने देखी है चलती हुई, तो अपने पोलियो के कतरे पूरे कर लेना, तुम्हारे पोलियो के कतरे कम है। क्लियर है। तो आई क्रॉस जे क्या है, के क्रॉस आई क्या है, जे क्रॉस के क्या है, आई। सिंपल, सही है भैया। तो अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के, आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जे, के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस का आई। क्लियर है भैया, अमन है। अगर मैं माइनस का जे क्रॉस आई पूछूं आपसे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, यहां आए आप, बनाना सीख लिया ना, सर्कल बनाया, काउंटर क्लॉकवाइज 3 एरो मारे, आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या बोल रहा है अब वो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या बनता है, माइनस के कैप। आई रिपीट, जे क्रॉस आई क्या बनता है, माइनस का के कैप। क्यों, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो, माइनस का के कैप और बाहर एक माइनस और लगा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा, के कैप आएगा। क्लियर है। ये पूछेगा आपसे कई दफा, अगर सिंपल जे क्रॉस आई है तो माइनस के कैप, जे क्रॉस आई के साथ भी माइनस साइन लगा दिया तो प्लस के कैप हो जाएगा ना भाई। माइनस के अंदर आया, माइनस माइनस क्या प्लस, नहीं तो ऐसे देख लो, जे क्रॉस आई कहां था, इनसाइड, -1 से मल्टीप्लाई किया, कहां आ गया, आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है। रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के के बराबर। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। ये लिख लेना सब, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। अमन है भैया। चलो कॉपी कर लो इसको, आगे चलते हैं। यानी कि जो दो आपके पास रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, दो अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बराबर है। दो अनलाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। वहीं से ये वाला पॉइंट भी निकाला था जो पूछ सकता है आपसे कि अगर दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जेड एक्सिस पे होगा। प्लस जेड या माइनस जेड वो डिपेंड करेगा एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो या वाई से एक्स की तरफ आ रहे हो। अगर दो वेक्टर वाई एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस पे, एक्स जेड प्लेन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे, वाई जेड प्लेन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक्स एक्सिस पे लाए कर रहा होगा। कॉपी कर लो। ठीक है बेटे, अब जरा आगे देखो, हमारे पास
अगर मैं ए क्रॉस ए फाइंड आउट करूं, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड होता था, तो ए क्रॉस ए बरल 0 होता है और इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। नल वेक्टर की एक और डेफिनेशन यहां से भी निकलेगी, अभी देखते चलना कैसे भाई, चलो निकाल के देखते हैं ना, फिर देखते हैं। बी क्रॉस बी मालूम करना है मुझे, फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया भाई बी, दूसरे का मैग्नीट्यूड फिर से बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स और एन कैप आ गया। यही था ना, ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें ए बी बी है और बी 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 है, ठीक है भैया। तो बी वेक्टर का बी वेक्टर से एंगल कितना होगा भाई, 0 होगा। मेरा इस कैमरे से कुछ फासला है, मेरा दरवाजे से भी कुछ फासला है, लेकिन मेरा मुझसे ही क्या फासला है, 0। तो बी वेक्टर का बी से क्या एंगल होगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। तो नल वेक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रिजल्टेंट ऑफ सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लेना अपने पास, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो भी एक अदद क्या होता है, नल वेक्टर होता है। क्लियर है भैया, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, नल वेक्टर होता है। सेट है सर, ए क्रॉस ए को 0 क्यों नहीं लिख सकते, हो सकता है ना भाई जहन में सवाल आ जाए, सर बी क्रॉस बी को मैं तो आज के बाद लिखूंगा 0। क्लियर भाई, नहीं लिख सकते भाई। क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो एक अदद क्या होना चाहिए, वेक्टर। 0 वेक्टर थोड़ी है, तो ऊपर क्या लगाओगे, ऐसे एरो। अब ये बन गया, हाँ अब कह सकते हो ये नल वेक्टर है या ये क्या है, 0 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0। ये चीज हमने नल वेक्टर की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि नल वेक्टर का काम क्या होता है, नल वेक्टर का काम होता है इक्वेशन को लिखने लिखाने का तरीका सही करना। क्लियर हो गया भाई, आगे चलें। कम्यूटेटिव लॉ तो ये ओबे नहीं करता। अब एसोसिएटिव लॉ की बारी आती है। तो अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ में 2 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एम ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस एम बी विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस ऑफ बी। क्या कह रहा है भाई, एम से मुराद यहां पे कोई स्केलर है। अगर आप, कोई नंबर हो सकता है स्केलर, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्केलर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस प्रोडक्ट लो बी से, या इस स्केलर को बी से मल्टीप्लाई करो और ए का फिर क्रॉस प्रोडक्ट लो इससे, या पहले ए क्रॉस बी करो और फिर इसको एम से मल्टीप्लाई करो, तीनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और आप कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है ओवर, गौर से सुनना ये बात, ओवर मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर के केस के अंदर आपका क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर में करता है, नहीं करता बच्चे। देखो इधर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मे नॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो यहां पे क्या था, यहां पे आप m को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले आपने m को a से मल्टीप्लाई किया फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया b से। यहां आपने पहले m को b से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया a का उससे क्रॉस प्रोडक्ट लिया। यहां आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिया फिर m को मल्टीप्लाई किया आंसर से। तीनों केस में आंसर क्या आया, सेम। तो एसोसिएटिव लॉ ओवर स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है लेकिन वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं करता। मतलब आप पहले b क्रॉस c करो, जो आंसर आए a का उससे क्रॉस प्रोडक्ट लो, वो कुछ और होगा। अब पहले ए क्रॉस बी करो, उसका रिजल्टेंट को क्रॉस करो सी के साथ, आंसर कुछ और होगा। आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन पार्ट नहीं है, लेकिन जब मैं अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखा दूंगा ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दूंगा, तो आप ये खुद चेक कर सकते हो। क्या 3 वेक्टर लेना भाई, ए बी और सी, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ए का उसके साथ आंसर निकालना, चेक करना, फिर ए का पहले बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना, जो आंसर है उसका सी के साथ ले लेना। आप देखोगे दोनों में फर्क आ रहा होगा। तो ये आप छोटी छोटी अपनी खुशियां खुद ही क्रिएट कर सकते हो चेक करके। क्लियर है, हमारे कोर्स में बरल ये नहीं है, ठीक है। तो अक्सर बच्चे जो है ना क्या करते हैं, जब आप देखोगे ना तो क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ विद वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ओबे नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ विद स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओबे करता हैगा। क्लियर है भैया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को भी ओबे करता है, जैसे एक डॉट प्रोडक्ट भी करता था। ए क्रॉस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को। हमने याद है इसकी डेरिवेशन भी की थी कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
इसकी डेरिवेशन हमने की थी क्योंकि हमारे कोर्स में पार्ट थी, इसकी डेरिवेशन कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लियर है भैया? लिख लेंगे अपने पास कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर ओबे करता है एंड विद वेक्टर ओबे नहीं करता। फिर ये भी लिख लेंगे कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन को ओबे करता हैगा। क्लियर है भैया? इसको भी हम खुद से चेक कर सकते हैं, मतलब डेरिवेशन कोर्स का पार्ट तो नहीं है बट हम खुद कर सकते हैं। जब आगे आपको निकालना सिखा दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई 3 वेक्टर लेना ए बी और सी, बी को सी में ऐड करना, ए का उससे क्रॉस प्रोडक्ट लेना, आंसर को डब्बे में बंद कर लेना, लिख लेना। फिर ए का बी से अलग लेना क्रॉस प्रोडक्ट, ए का सी से अलग लेना और चेक कर लेना। मुझे करके बताना लाजमी कमेंट सेक्शन में आया या नहीं आया। क्लियर है? यहां पे हमारी प्रॉपर्टीज 80% मुकम्मल होती हैं। अभी 2 प्रॉपर्टीज अच्छी वाली बाकी हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाली और एक क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन वो मैं न्यूमेरिकल्स के साथ कराऊंगा, वहां पे करना आसान होगा उनको समझाना। ठीक है भैया? तो उम्मीद है हमने जितनी बेसिक से स्टार्ट किया था और बिल्कुल आखिरी लेवल के कॉन्सेप्ट तक गए थे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और इसका आंसर करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में साइन थीटा ही क्यों आता है, कॉस थीटा क्यों नहीं आता। रट्टा कुछ नहीं है भाई फिजिक्स में। ठीक है, चलो अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो। अल्लाह हाफिज़।